कि आप में से ज्यादातर लोग जानते होंगे, लेकिन कश्मीर है क्या, कश्मीर की कहानी क्या है, कश्मीर में ये उथल पुथल क्यों है, कश्मीर में आतंकवाद कब से है, क्या शुरू से ही कश्मीर ऐसा रहा, आजाद हिंदुस्तान से पहले कश्मीर क्या था, आजादी के बाद क्या हुआ, कश्मीर के फिर टुकड़े कैसे हुए। तो मुझे लगा कि ये सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करूं और आज कश्मीर की ही कहानी सुनाऊं। करीब 700 साल पुरानी बात है, मतलब 1300 की बात होगी ये। एक शमशुद्दीन शाह मीर, कहते हैं कि इन्होंने कश्मीर की खोज की और ये कश्मीर के हुक्मरान थे शमशुद्दीन शाह मीर। और एक खूबसूरत वादी उसकी तलाश हुई, उसके बाद वहां पे मीर की जो पूरी वंश थी फिर वो आगे चली। इस बीच में कई राजा आए, नवाब आए, उन्होंने धीरे धीरे कश्मीर को संवारा, सजाया और चिनार गुलदार की खुशबू, जिसके लिए कश्मीर मशहूर है अपनी खूबसूरती के लिए, और धीरे धीरे कश्मीर बनता गया। और एक वक्त आया जब इसको जमीन के जन्नत का भी नाम दिया गया कि अगर फिर दौ से बर्रुए जमीयस्त अमीयस्त अमीयस्त अमीयस्त, मतलब ये फारसी है, लेकिन ये कि अगर दुनिया में कहीं जन्नत है तो यही है, यही है, यही है। तो ये कश्मीरी है। तो कश्मीर में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। उसके बाद आजादी से पहले कश्मीर के ऊपर तब कुछ लड़ाई नहीं थी, कोई ऐसी चीज नहीं थी। और उस वक्त वहां पे राजा हरि सिंह की हुकूमत थी। राजा हरि सिंह जो है इसके कश्मीर के राजा थे और उन्हीं के उसमें कश्मीर फल फूल रहा था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। और इस रियासत पर जो एक्चुअली जो इनका वंश था, इसको कहते हैं डोगरा राजपूत वंश, जो राजा हरि सिंह के थे। तो डोगरा राजपूत वंश के का शासन था और राजा हरि सिंह इसके राजा हुआ करते थे। और राजा हरि सिंह जब यहाँ पे थे तो उस वक्त जो कश्मीर, असली जो कश्मीर उस वक्त, चूंकि उस वक्त तक टुकड़ा नहीं हुआ था, इंडिया और पाकिस्तान भी नहीं हुआ था, तो जो कश्मीर की सीमा थी, जो बॉर्डर था, वो 3 बड़े इंपॉर्टेंट बॉर्डर से टच करता था। एक रूस, एक चीन और एक अफगानिस्तान। तो इस हिसाब से भी, चूंकि बॉर्डर आप टच कर रहे हैं, तो इस हिसाब से इसकी अहमियत बहुत बढ़ जाती थी, आपकी सिक्योरिटी की वजह से, आपकी बाकी चीजों को लेकर। तो उस वक्त कश्मीर इन बॉर्डर को टच करता था, चीन को, रूस को और अफगानिस्तान को। धीरे धीरे, उससे पहले की बात जब आजादी आई या कश्मीर में हुआ, उससे भी अगर मैं पहले जाऊं तो लद्दाख तब कश्मीर का हिस्सा नहीं हुआ करता था। लेकिन बाद में डोगरा राजपूत वंश और की जब वहां पे मतलब जो हुकूमत थी, तो उन्होंने फिर इसमें लद्दाख को भी मिला लिया, तो कश्मीर का दायरा और बढ़ गया। फिर 1840 में कश्मीर को अंग्रेजों से छीन लिया इन्होंने। तब कश्मीर की आबादी करीब 40 लाख हुआ करती थी और बॉर्डर इसके 3 और तीनों अहम बॉर्डर, चाहे वो चीन हो, चाहे रशिया हो, चाहे फिर अफगानिस्तान हो। तो और उस वक्त यहाँ पे 40 लाख की आबादी थी और इसमें से 68% आबादी तब भी मुस्लिमों की थी। बात फिर आई बंटवारे की 1947 की,
तो उस वक्त हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान बना। और कहते हैं कि जब पाकिस्तान बना तब कायदे आजम जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, उन्होंने ये कहा था कि कश्मीर को पाकिस्तान के साथ जाना चाहिए। और तर्क ये दिया था उस वक्त, एग्जाम्पल ये दिया था कि जैसे गुजरात के जूनागढ़ में हिंदुओं की तादाद ज्यादा है, तो उसे इसलिए गुजरात को जो है वो हिंदुस्तान को दे देना चाहिए। उसी तरह कश्मीर में मुसलमानों की आबादी ज्यादा है, इसलिए कश्मीर को मुसलमानों को दे देना चाहिए। लेकिन राजा हरि सिंह उस वक्त इस चीज के लिए तैयार नहीं थे। और कहते हैं कि राजा हरि सिंह उस वक्त ये चाहते थे कि वो एक आजाद कश्मीर की तरह उनकी अपनी रियासत चले। हिंदुस्तान में अलग अलग बहुत सारी ऐसी रियासत थी जिन्हें हमने फिर संघ के तौर पे मिलाया उनको हिंदुस्तान के साथ। तो उसमें उस वक्त एक कश्मीर भी रियासत थी। तो पाकिस्तान चाहता था कश्मीर उसके साथ जाए क्योंकि मुस्लिम की आबादी ज्यादा है। हिंदुस्तान चाहता था कि कश्मीर हमारे साथ रहे। लेकिन फैसला लेना था आखिरी राजा हरि सिंह को। और राजा हरि सिंह तब तक ये थे कि नहीं, हम एक आजाद रियासत के तौर पर रहेंगे, और वो भारत के साथ विलय करने से कतरा रहे थे। इसी बीच में 47 में बंटवारा हो गया और अगस्त के बाद अंग्रेज भी चले गए। अब जब अंग्रेज चले गए तो विलय की कोशिशें और ये सारी चीजें अधूरी रह गई। और दूसरे हफ्ते में अंग्रेजों के जाने के बाद अब सारी चीजें फिर भारत और पाकिस्तान की ही ऊपर आ गई कि ये क्या चाहते हैं, क्या होगा। पर हरि सिंह तैयार नहीं थे भारत के साथ विलय करने के लिए। इसी बीच में क्या हुआ कि जो आजादी मिली हमें 15 अगस्त 1947 की, उसके ठीक 9 हफ्ते के बाद ही पाकिस्तान बन चुका था। 22 अक्टूबर 1947 को अचानक कश्मीर में जिन्ना के इशारे पर कबायली हमला कर देते हैं और वो श्रीनगर पहुंच जाते हैं। और उनका मकसद ये था कि किसी तरह से कश्मीर को जबरन अपने साथ मिला लिया जाए, पाकिस्तान के साथ मिला लिया जाए, क्योंकि राजा हरि सिंह तैयार नहीं थे। और जब कबायली वहां पहुंचते हैं, ये कबायली बिल्कुल ही एकदम जंगली की तरह खूब लूट खसोट करते हैं। उस वक्त जितना मार काट मचा सकते थे, कहते हैं औरतों की, लड़कियों की असमत लूटी गई, इज्जत लूटी गई, मारा गया, लोगों के घरों को जलाए गए और हजारों बेकसूर कश्मीरियों का खून बहाया गया। और कबायलियों का ये पूरा जुल्म चलता रहा। अब इन कबायलियों की मदद कर रही थी पाकिस्तान की सेना। और पाकिस्तान की सेना जो है उस वक्त बेशक वर्दी में नहीं थी, लेकिन सारे हथियार, सारी चीजें कबायलियों को उन्होंने बढ़ावा दिया। और उसके बाद ये लोग वहां पे उस वक्त पहली बार जिन्ना ने उन कबायलियों को और उनके साथ जो लड़ रहे थे मुजाहिदीन का नाम दिया था। और जब ये कबायली आए उसके बाद देखते ही देखते अचानक चूंकि ये हमला हुआ था, तो इन्होंने मुजफ्फराबाद और डोमेल शहर के एक बहुत बड़े हिस्से पे कब्जा कर लिया और श्रीनगर के करीब उरी तक पहुंच गए थे। अब एक तरफ जिन्ना कश्मीर पर कबायलियों से हमला करवा रहे थे, दूसरी तरफ कश्मीर की रियासत में बगावत पैदा करने के लिए पाकिस्तान ने एक और चाल चली। उसने जो वहां के मुस्लिम सैनिक थे जो राजा हरि सिंह की सेना में रियासत में कश्मीर के, उनको भड़काना शुरू कर दिया इस्लाम के नाम पर और बाकी चीजों के नाम पर। और उस कोशिश ये थी कि एक तरफ कबायली हमला कर रहे हैं, दूसरी तरफ राजा हरि सिंह की सेना में भी बगावत हो जाए, मुस्लिम एक तरफ हो जाए, हिंदू एक तरफ हो जाए। तो इसमें कुछ मुस्लिम जो है वो उस भड़काने में आ भी गए।
और वो राजा हरि सिंह के खिलाफ उन्होंने बगावत कर दी। और लगातार ये मार काट सब कुछ चलता रहा, और ये सब कुछ पाकिस्तान के इशारे पर हो रहा था। अब हालात इतने खराब हो गए उस दौर में, ये जो मैं आपको बता रहा हूं, अक्टूबर 22 अक्टूबर 1947 को कबायलियों ने हमला किया था, और धीरे 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 करके वो मुजफ्फराबाद डोमेल शहर से होते हुए उरी तक पहुंच गए थे, वही उरी जिस पे अटैक हुआ था। तो जब ये हालात बेकाबू होते गए, और चूंकि ये एक आजाद रियासत है, हिंदुस्तान उस वक्त कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि हिंदुस्तान अलग मुल्क, पाकिस्तान अलग मुल्क, और कश्मीर एक आजाद रियासत। तो हमारे पास वो पावर नहीं था कि हम घुस के उनकी मदद करें अनऑफिशियली, जब तक वो मदद ना मांगे, और चूंकि वो हमारे साथ उन्होंने विलय भी नहीं किया था। तो उस वक्त राजा, जब हालात इतने खराब हो गए और मार काट मच रहा था, हजारों लोग मारे गए, और फिर ये जो कबायली आए थे पाकिस्तान के इशारे पे, ये भी बेलगाम हो गए, और इन्होंने फिर अंधाधुंध कोहराम मचा दिया। ऐसे वक्त में महाराजा हरि सिंह के सामने अब सिर्फ 3 रास्ते थे इन चीजों से बचने का, कि पहला जो हो रहा है उसको होने दे, लूट खसोट के बाद वो चले जाएंगे, या फिर जो भी जितनी जमीन छीनी है छीन लेंगे, जो बच गया वो उनके पास बचे। दूसरा ये था कि उन कबालियों से मुकाबला करें जो हमला जिन्होंने किया है और जो इस तरह से मारकाट मचा रहे हैं। हालांकि ये राजा हरि सिंह के लिए मुमकिन नहीं था, क्योंकि उनके पास इतनी बड़ी तादाद में फौज और इतने असला बारूद और ये सारी चीजें नहीं थी। और तीसरा और आखिरी रास्ता ये था कि वो भारत से मदद लें और कश्मीर को बचा लें। भारत के साथ मुश्किल ये थी कि वो राजा हरि सिंह की मदद किस बिना पे करे, जब तक कि वो मदद ना मांगे। सैन्य कार्रवाई तब तक नहीं हो सकती थी जब तक कि विलय ना हो जाए। तो ये सारी उधेड़ बुन चलती रही, हालात खराब होते गए, और अकेले मुकाबला कर नहीं पा रहे थे। तो आखिरकार राजा हरि सिंह ने लास्ट में ये फैसला किया कि वो इस हालात से निपटने के लिए भारत से बातचीत करेंगे, भारत से मदद लेंगे। 22 अक्टूबर 1947 को कबायलियों ने हमला किया था। 24 अक्टूबर तक वो उरी पहुंच चुके थे, अब कभी भी श्रीनगर पे धावा बोल सकते थे। ऐसी सिचुएशन में 25 अक्टूबर 1947 को राजा हरि सिंह श्रीनगर से जम्मू पहुंचते हैं, दिल्ली को खबर करते हैं। दिल्ली की नजर लगातार इन चूंकि हालात पे ठीक है मदद नहीं कर रहे थे, लेकिन सारी चीजों पे लगातार नजर थी। 25 अक्टूबर को ये जम्मू पहुंचते हैं, और 26 अक्टूबर को राजा हरि सिंह भारत सरकार के साथ बाकायदा कश्मीर के भारत विलय को लेकर संधि पत्र पर दस्तखत कर देते हैं। इस दस्तखत का मतलब ये था कि कश्मीर अब भारत का हिस्सा है। जैसे ही ये संधि पत्र पे दस्तखत किया जाता है, अब कश्मीर भारत की जिम्मेदारी है, क्योंकि वो भारत का एक राज्य हो गया है। और कश्मीर के जो राजा हैं, जो उस रियासत के मुखिया है राजा हरि सिंह, उन्होंने बाकायदा मुआहदे पे, इस संधि पे दस्तखत किया, और कहते हैं कि हमलावर जब ये दस्तखत कर चुके थे तो श्रीनगर से सिर्फ 1 मील की दूरी पर थे। अब आगे कुछ भी हो सकता था। तो जब ये दस्तखत कर लिया तो भारत सरकार की जिम्मेदारी आ गई, और फौरन भारत सरकार ने फैसला किया कि इन कबायलियों से निपटना होगा। और चूंकि सब कुछ आनन फानन में हो रहा है, एक तो पहाड़ी मोर्चा, जंगी सामान, चूंकि सप्लाई रास्ते पहाड़ी, वहां पे पहुंचाना मुश्किल होता है, मैप की कमी, इन सारी चीजों की बावजूद
भारतीय सैनिकों ने एक के बाद एक वो कश्मीर पहुंचते हैं और कबायली ठिकानों और पाकिस्तानी घुसपैठियों पर हमला बोल देते हैं। अब असली लड़ाई यहां से शुरू होती है। धीरे धीरे करके भारतीय सेना जो उरी से पहले तक जहां जहां कबायली घुस चुके थे, कब्जा कर चुके थे, वहां से उसको पीछे खदेड़ना शुरू करते हैं। वो पीछे हटते जाते हैं और कबायलियों से ये जो छीनी हुई जमीन थी वो हम वापस लेना शुरू कर देते हैं। एक एक चौकी, एक एक इंच जमीन के लिए तब लड़ाई होती है। उस वक्त पाकिस्तान की फौज कश्मीर में तब ये सोचकर आई थी कि ताकत के बूते पर एक राजा हरि सिंह उससे निपट लेंगे। उसे उम्मीद नहीं थी कि राजा हरि सिंह अचानक विलय कर लेंगे और भारत के साथ चले जाएंगे और भारतीय फौज जो है वो यहां पे आ जाएगी। तो इसलिए उनको अब यहां पे मार खानी पड़ी। करीब 8 महीने की जंग चलती है इसके बाद, अक्टूबर के बाद, 26 अक्टूबर के बाद, और 8 महीने ने बल्कि उससे कुछ कम महीने, 2/3 कश्मीर पर भारत फिर से कब्जा कर चुका होता है और भारतीय की जो सेना है वो जीत का परचम लहरा देती है। जो जो चीजें कश्मीर, जो पाकिस्तान और कबायली अपने पास ले गए थे, और ये फिर भी लड़ाई छिटपुट छिटपुट चलती रहती है। पूरे 1 साल 2 महीना और 1 हफ्ते तक ये लड़ाई चलती है, कबायलियों, पाकिस्तानी सेना और भारतीय सेना के बीच। 1 साल 2 महीने और 1 हफ्ते, और इसके बाद ये लड़ाई खत्म होती है क्योंकि मसला अब कश्मीर का संयुक्त राष्ट्र में, यूनाइटेड नेशन में पहुंच जाता है। वहां पहुंचने के बाद 5 जनवरी 1949, 5 जनवरी 1949 को सीज फायर का ऐलान होता है यूएन की अगुवाई में, और इस सीज फायर में यह तय होता है कि जो इस वक्त सेना, मतलब 5 जनवरी 1949 को जो सेना जहां पर है, जिस हिस्से में है, वो उसका है और उसे ही युद्ध विराम रेखा माना जाएगा, युद्ध विराम रेखा। मतलब 5 जनवरी 1949 को जो जिस जगह पर है, जो जिसके कब्जे में है, वो उसके कब्जे में माना जाएगा और युद्ध विराम रेखा माना जाएगा उसको, जिसको बाद में हम लोग आसान जुबान में कहते हैं LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। पाकिस्तान के साथ कई हमारी सीमाएं लगती हैं, बॉर्डर लगती हैं, लेकिन LOC सिर्फ जो है वो कश्मीर में है, लाइन ऑफ कंट्रोल। तो ये यूएन की वजह से फिर ये हुआ कि जो जहां पे हैं, और जब युद्ध विराम जब हुआ तो वो LOC कहलाएगा, लाइन ऑफ कंट्रोल कहलाएगा। इस तरह जब ये चीजें हो गई, हालांकि इस पे कई बहस होती है 5 जनवरी 1949 को कि अगर हम ना करते तो शायद जो पाकिस्तान के पास कश्मीर है वो भी हमारे हिस्से में होता, थोड़ी देर और हम लड़ते। लेकिन उस वक्त के हालात कुछ और थे, नई नई आज़ादी मिली थी, हमारे पास सारे असलहे से लेके बाकी चीज़ों की पूरी तैयारी नहीं थी, और हुकूमत करना, शासन चलाना, सेना, ये सारी चीज़ें, इन सब में हम नए थे, तो शायद और भी कुछ अड़चने थी। लेकिन खैर 1 साल 2 महीना 1 हफ्ता और 3 दिन के बाद जब ये जंग रुकी और यूएन के साथ समझौता हुआ, लाइन ऑफ कंट्रोल खींची, तो कश्मीर का कुछ हिस्सा पाकिस्तान में चला गया, जिसे आज हम लोग पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कहते हैं, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। और उसमें जो है गिलगिट, मीरपुर, मुजफ्फराबाद, बालिस्तान शामिल है। जब कबायलियों ने हमला किया था तो ये गिलगिट और बाल्टिस्तान जो है ये हमारे पास था, मतलब राजा हरि सिंह के पास था। ये 2 चीज हम लोग नहीं ले पाए और इस तरीके से फिर कश्मीर के टुकड़े हो गए।
जो हमारे हिस्से में आया वो हमारे हिस्से में आया, बाकी जो उस वक्त जो सिचुएशन था उस दिन का, तो पाक अधिकृत कश्मीर पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। अब ये लड़ाई खत्म हो गई। इसके बाद हिंदुस्तान के साथ कश्मीर का विलय हो गया, हम मिल गए, सब कुछ हो गया। लेकिन पाकिस्तान ने तब भी उसके बाद भी कश्मीर को चैन से कभी रहने नहीं दिया, क्योंकि उसके मन में यह था कि कश्मीर को हमें पूरा लेना है। और यही वजह है कि वो लगातार फिर उसके बाद इस तरह की हरकतें करता रहा कि किस तरीके से कश्मीर को अपने कब्जे में ले। अब उसके लिए जो पाकिस्तान ने किया, 48 में जंग, 65 में जंग, 71 में जंग, ये 3 लड़ाई लड़ी हमने। तीनों में पाकिस्तान की हार हुई और फिर भी पाकिस्तान नहीं सुधरा। कश्मीर को लेकर उसकी जो पूरी कोशिश थी वो जारी रही। इधर कश्मीर में इस दौरान में लगातार चीजें बदलती रहीं। उसके बाद कश्मीर नॉर्मल हुआ, शांत हुआ और कुछ चीजों के साथ कश्मीर में अपनी सरकार चलती रही, लेकिन आतंकवाद और अलगाववाद तब नहीं था। कहते हैं कि जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने, अच्छा जब राजा हरि सिंह की बात थी कि जब विलय वाली बात और इसके बाद ये सब जंग खत्म हो गई, तो उस वक्त वहां के माहौल इतने अच्छे और सौहार्दपूर्ण थे कि मुस्लिम आबादी ज्यादा थी, हिंदुओं की आबादी कम थी। उसके बावजूद जो वहां के मुस्लिम थे वो भी चाहते थे कि कश्मीर भारत के साथ चला जाए, कश्मीर भारत में मिले। और इसकी आवाज जो वहां के कश्मीर के बड़े मुसलमान थे वो हमेशा उठाते थे। और ये चीज पाकिस्तान को पसंद नहीं थी। पाकिस्तान की तमाम हरकतों के बाद, 3-3 जंग हारने के बाद, कश्मीर फिर भी नॉर्मल रहा और करीब 40 साल तक, मतलब ये 47 में सब कुछ हुआ, 3 जंगें हुई, लेकिन उसके बाद भी कश्मीर में ऐसा कुछ नहीं हुआ कि कोई वहां आतंकवादी और टेररिज्म सब कुछ हो। सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। धीरे धीरे वहां चुनाव हो गए, सरकारें आई, कश्मीर डेवलप हुआ, सब कुछ हुआ। लेकिन 1987 में कश्मीर पहली बार अलगाववाद और आतंकवाद की तरफ गया था। हालांकि बहुत से लोग ये कहते हैं कि कश्मीर के आतंक और अलगाववाद की जो बुनियाद पड़ी थी वो पड़ी थी जब जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, जिसको अब JKLF हम लोग कहते हैं, जब इसका गठन हुआ था 1977 में, अमानुल्लाह खान ने JKLF का गठन किया था। और एक नाम याद होगा आप लोगों को, मकबूल भट्ट। इसकी जो स्थापना की गई थी वो इंग्लैंड में की गई थी। और भट्ट जो है इसके साथ जुड़ा हुआ था, मकबूल भट्ट। और इस JKLF का मेन जो मकसद था 1977 वो ये कि आजाद कश्मीर, जो 47 में हालत थी कि कश्मीर किधर जाए, राजा हरि सिंह ने समझौता कर लिया, ये वापस फिर से पहली बार इसकी सुबुगाहट 77 में उठती है और इसके लिए JKLF का गठन होता है। और मकबूल भट्ट इस आजाद कश्मीर की मांग को लेके पहली बार एक टेरर की कार्रवाई करता है और वो 1971 में इंडियन एयरलाइंस का एक प्लेन हाईजैक करता है और भारत पे दबाव बनाता है
लेकिन इस हाईजैकिंग के बाद भारत के दबाव के चलते पाकिस्तान जो है मकबूल भट्ट को गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन गिरफ्तारी के बाद 2 साल के बाद ही उसे छोड़ भी दिया जाता है। वो वापस कश्मीर आता है, लेकिन कश्मीर आते ही श्रीनगर पुलिस उसको पकड़ लेती है एक इंफॉर्मेशन की बिना पर। फिर उस पर मुकदमा चलता है। इधर वो जब जेल में था तब उसकी मकबूल भट्ट की रिहाई के लिए JKLF एक इंग्लैंड में बर्मिंघम में हमारे एक एम्बेसडर थे रविंद्र महात्रे, उनको किडनैप कर लेती है और उनकी रिहाई के बदले में वो मकबूल भट्ट की रिहाई की डिमांड करती है। लेकिन सरकार मानती नहीं है और इसलिए बाद में रविंद्र महात्रे को मार दिया जाता है। रविंद्र महात्रे की मौत के बाद जाहिर सी बात है भारत सरकार इसका बदला लेने के लिए और एक मैसेज देने के लिए फिर मकबूल भट्ट के खिलाफ कार्रवाई में तेजी आती है मुकदमे में। और 11 फरवरी 1984 को 11 फेब 1984 को मकबूल भट्ट को तिहाड़ जेल में फांसी दे दी जाती है। कहते हैं कि 84 में जब मकबूल भट्ट को फांसी दी गई तो अभी तक JKLF का जो गठन हुआ था, चूंकि लंदन में हुआ, इंग्लैंड में हुआ, तो वो सारी चीजें बाहर थी। कश्मीर के अंदर आम कश्मीरियों को लेकर कोई इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं था और ये लगा था कि ये मामला इस तरीके से खत्म हो जाएगा। लेकिन 84 में मकबूल भट्ट की फांसी के बाद पहली बार कश्मीर घाटी में सुबुगाहट आती है और धीरे धीरे फिर ये आवाजें उठती हैं। लेकिन अगले 3 साल तक फिर भी सब कुछ नॉर्मल और शांत रहता है। इसी बीच में 1987 में कश्मीर विधानसभा का चुनाव होता है और उस चुनाव में कुछ बड़े नेता हार जाते हैं। जो नेता हारते हैं वो इल्जाम लगाते हैं कि चुनाव में धांधली हुई थी। तब जो मुख्यमंत्री थे वो फारूक अब्दुल्ला थे। तो ये इल्जाम लगाते हुए कि चुनाव में धांधली हुई, जानबूझकर धांधली हुई है, ये जो हारे हुए नेता थे पहली बार ये हथियार उठा लेते हैं। हथियार उठाने के बाद अब इनको फिर पाकिस्तान जो है वो सपोर्ट करना शुरू कर देता है और यहीं से अलगाववाद और आतंकवाद पहली बार 1987 में कायदे से कश्मीर में शुरू हुआ। बहुत सारे लोग बेगुनाहों को उस वक्त मारा जाता है। कश्मीर की फिर आजादी का नारा बुलंद होता है और इसी दौरान में हालात और खराब होते हैं जब 1990 में अचानक कश्मीर घाटी में और कुछ जगह पे पर्ची बांटे जाते हैं और अब पाकिस्तानी जो सेना है और बाकी है वो आतंकवादियों को ब्रेन वॉश करती, मुजाहिदीन बनाती और भेजती है। और जब वो कहा जाता है कि कश्मीर घाटी से तमाम जो हिंदू हैं वो कश्मीर को छोड़ दे वरना उन सबको मार दिया जाएगा, उनको 90 दिन का वक्त दिया जाता है। उसके बाद बहुत सारे हिंदुओं को मारा जाता है, इज्जतें लूटी जाती हैं, घर, पैसे, ये सारी चीजें लूट ली जाती हैं। तो इसके बाद हालात खराब होते हैं। फिर वहां पे राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है जो कि 1996 तक लगा रहता है। अब कश्मीर में पूरे जो हालात ये जो हुए एक्चुअली इसके पीछे में कि फिर अलगाववाद और ये सारी चीजें कहां से आई और शुरुआत 1987 में चूंकि चुनाव में जो हारे उन्होंने इल्जाम लगाया। लेकिन कहते हैं कि इसके पीछे की असली कहानी ये थी कि पाकिस्तान 3 जंग हिंदुस्तान से हार चुका था, 48 हो, 65 हो, 71 हो, करगिल भी लास्ट जो अगर हम जोड़े तो पाकिस्तान को यह लग गया था कि सीधी लड़ाई में हिंदुस्तान से जीतना उसके लिए नामुमकिन है। तो जब सीधी लड़ाई में जीत नहीं सकते तो कश्मीर कैसे हाथे आए। तो पाकिस्तान ने फिर पहली बार 19 कहते हैं कि ये मकबूल भट्ट की फांसी के बाद एक नई चाल चली। उसने कहा अपनी फौज और भारतीय फौज के आमने सामने की लड़ाई की बजाय कश्मीर में जहर बोया जाए,
कश्मीरी लोगों को भड़काया जाए और अपने यहाँ से मिलिटेंट और जो इस तरह के ग्रुप हैं उनको तैयार किया जाए और उनसे कश्मीर में उथल पुथल करवाया जाए, ताकि कश्मीर के आम लोगों को अपने साथ जोड़ा जाए और कश्मीर में ऐसे हालात पैदा कर दिए जाए कि उसके नाम पे हम इंटरनेशनल पे जाके देखो कश्मीर में जुल्म हो रहा है, ये सारी चीजें हो रही हैं, तो कश्मीर को या तो अलग कर ले या अपने साथ करा ले। तो 3 जंग हारने के बाद पाकिस्तान ने सीधी लड़ाई तो लड़ी नहीं, उसने पैतरा ही अपना लिया कि फिर उसने आतंकवाद के जरिए कश्मीर में उथल पुथल करना शुरू कर दिया और इसके लिए उसने फिर आतंकवादियों को घाटी भेजना शुरू किया और ये सिलसिला आज 2019 तक जारी है। पाकिस्तान की कोशिश यही है कि अब वो ऐसे लोगों के जरिए कश्मीरी लोगों को, जो लोकल लोग हैं, उनका ब्रेन वॉश कर, जो उसके आतंकवादी संगठन है उनको तैयार कर, अपने फौज, अपनी खुफिया एजेंसी ISI, ये सारी मदद उनकी तरफ से मिलती है। इन लोगों को घाटी में भेजा जाता है और इनको जो है तैयार किया जाता है कि तुम जाकर कश्मीर में उथल पुथल करो और वहां पे हालात जो है कभी अमन का ना हो, सुकून का ना हो, तुम ऐसे काम करो। तो कायदे से देखें तो 40 साल तक कश्मीर में कोई इशू नहीं रहा। 1947 25 अक्टूबर जब हमारा संधि हुआ और जब कश्मीर भारत के साथ विलय हुआ, 1947 से लेकर 87 तक, 87 में जब इस चुनाव के नाम पे विधानसभा की धांधली हुई और कुछ नेताओं ने हथियार उठाए, उसका पाकिस्तान ने उनकी मदद की और फिर पाकिस्तान ने अपनी आर्मी या आमने सामने की लड़ाई लड़ने की बजाय वो कश्मीर में आतंकवादियों की आड़ में खूनी खेल खेल रहा है और लगातार खेल रहा है। और यही वजह है कि चाहे वो जैश ए मोहम्मद हो, हिजबुल मुजाहिदीन हो, चाहे वो लश्कर तैयबा हो, इन सारे ऑर्गेनाइजेशन का, इन सारे आतंकवादी संगठनों का जो गठन है, जो इनका जन्म हुआ है, वो कश्मीर के नाम पर ही हुआ है और ये सब कश्मीर के नाम पे ही लड़ रहे हैं और इन सब की कोशिश एक ही है कि कश्मीर में कभी शांति ना हो और इसी तरह उथल पुथल करके वो अपना फायदा उठाएं। और ये सिलसिला आज 2019 में भी जारी है। तो ये थी पूरी कहानी कश्मीर के जन्म से लेकर कश्मीर के उथल पुथल तक। और इसमें बहुत सारे, जाहिर सी बात है कि अलग अलग फेजेस आए और कहते हैं कि इतने सालों में, करीब पिछले 30 सालों में 5000 से ज्यादा हमारे जवान वहां पे शहीद हुए हैं, सिविलियंस की बहुत मौत हुई है और इकोनॉमी का बहुत नुकसान हुआ है। बीच में कुछ ऐसे दौर आए थे जब कश्मीर एक तरफ फिर से शांति की तरफ लौट रहा था, लेकिन पाकिस्तान कभी ये नहीं चाहता है कि कश्मीर में जो है वो अमन हो या कश्मीरी जो है वो हिंदुस्तान के साथ रहें। तो वो उनको बरगलाने की, उनको भड़काने की, उनको जिहाद के नाम पर, इस्लाम के नाम पर, आज़ादी के नाम पर भड़काता रहता है और यही उसकी कोशिश है जो आज भी जारी है। वो कभी हमें उरी की शक्ल में, कभी पठानकोट की शक्ल में, कभी मुंबई अटैक की शक्ल में, कभी पुलवामा की शक्ल में हमेशा हमारे सामने आता रहता है और इस तरह के हमले होते रहते हैं। तो ये थी कहानी। अब इससे जुड़ी हुई जो भी चीजें होंगी और मैं आसिम से कहूंगा इसी से जुड़े हुए जो सवाल हो वो बताओ। सर अर्नव है, वो बोल रहे हैं क्या कश्मीर का मुद्दा रेफरेंडम करवा के हल नहीं कर सकते हैं? कश्मीर का मुद्दा रेफरेंडम करा के हल नहीं कर सकते हैं। देखिए ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उसमें यही है कि ये भी एक ऑप्शन दिया गया था, लेकिन कश्मीर का मसला एक्चुअली सिर्फ रेफरेंडम के बल पे, यहाँ पे अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ईमानदारी से रेफरेंडम भी हम लोग कराएं, और ये मालूम है मुझे कि कश्मीर की आप अगर आम लोगों से बात करने ज़्यादातर, तो वो हमेशा कहते हैं कि जो हिंदुस्तान है बहुत अच्छा है,
और यहाँ तरक्की है, सब कुछ है, तो वो पाकिस्तान के साथ नहीं जाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि पाकिस्तान इसमें फिर कुछ गड़बड़ करेगा, और पाकिस्तान जो वो नहीं चाहेगा कि ये सारी चीजें ईमानदारी से हो, तो ये फिर जो है वो मसला अटकेगा। सर, एक शानिया जी हैं, वो बोल रही हैं कि सर इंडिया और पाकिस्तान की जो आर्मी है वो क्या बात करके आपस में इसको नहीं सुलझा सकती? देखिए, आर्मी बात करके सुलझा सकती तो आज 72 साल तो हो गए, अभी तक तो हुआ नहीं है। 3 जंग लड़ी जा चुकी है, करगिल अलग हुआ है, खून खराबा अलग चलता रहता है। तो बातचीत करके उस मसले को सुलझाया जा सकता है जिसके सुलझाने की आपकी नीयत हो। पाकिस्तान की नीयत कभी भी नहीं है कि कश्मीर मसले को सुलझाए, क्योंकि पाकिस्तान सिंपल से एक लाइन है उसका कि वो कश्मीर से अपने आप को अलग करता ही नहीं है। तो फिर आप क्या बातचीत करेंगे? जाहिर सी बात, आप कहेंगे कि ये कश्मीर हमें दे दें, तो हम तो दे नहीं सकते, क्योंकि और ये कानूनी तौर पे भी आप जाए, राजा हरि सिंह जो कश्मीर रियासत के राजा थे, जिनके डोगरा राजपूत वंश से वो आते हैं, और कई 100 साल से उनका वंश वहां पे राज कर रहा था, अगर वो भारत के साथ विलय कर जाते हैं और हुआ है, तो फिर किस बलबूते पे इस चीजों से हम पीछे हट सकते हैं? सर, गौतम पंज है, हाँ, वो बोला ये लोग कैसे बॉर्डर क्रॉस करते हैं इजीली, और हमारे इंटेलिजेंस को कैसे पता चलता है कि कितने लोगों ने बॉर्डर क्रॉस किया है, और अगर इतना पता चल जाता है तो वो उन्हें उस टाइम पे क्यों नहीं? देखिए गौरव साहब, ये बड़ा जो है ना, हम लोगों को यहाँ बैठ कर के लगता है कि बॉर्डर कैसे पार कर जाते हैं, सीमा के, ये मेरे मन में बहुत सवाल आता है। तो मैं कई बार कश्मीर गया, मैं उस सरहद पर भी गया, जो एलओसी है वो भी देखा, और सब कुछ देखा। पूरा जो आप अगर भौगोलिक हालात देखें कश्मीर की पूरी, और जो एलओसी की, तब तो एलओसी पे बहुत सारी फेंसिंग और सारी चीजें, हाईटेक चीजें सब कुछ आ रही है, लेकिन कश्मीर की जो बनावट और बसावट है, और जिस तरीके से वहाँ पहाड़ी और सारे दर्रे और जो रास्ते हैं, वो इतने मुश्किल हैं कि पूरी जो एलओसी की जो पूरी जितने दायरे में आता है, वहां पे के चप्पे चप्पे पे नजर रखना बड़ा मुश्किल काम होता है। कई बार मौसम आपके खिलाफ होता है, भारी बर्फबारी ऐसी होती है कि उसमें सब कुछ छुप जाता है। और एक ये भी कहते हैं कि बर्फबारी का फायदा उठाकर भी जो आतंकवादी हैं वो सरहद पार करते हैं, बाकायदा उनको ट्रेनिंग दी जाती है। तो कोशिश हमारी तमाम होती है एलओसी की पे पैनी नजर रखना, सब कुछ, लेकिन वो इतने मुश्किल हालात होते हैं वहां पर, ऐसे ऐसे रास्ते होते हैं कि वहां के हर चप्पे पे, हर चीज पे पैनी नजर रखना थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है। और उसी का फायदा, और कई बार मौसम का फायदा आतंकवादी उठाते हैं और सरहद पार कर जाते हैं। सर, अशोक जी हैं, हाँ। वो बोल रहे हैं 1947 में जब पार्टीशन हुआ था, उस टाइम पे क्या जिन्ना को इससे ज्यादा पाकिस्तान कश्मीर तब नहीं मांग सकते थे जो अब लड़ाई कर रहे हैं? जब देखिए भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, उस वक्त एक चीज थी जो है ना कि आबादी के हिसाब से सब कुछ हो। तो जब जिन्ना ने कश्मीर की मांग की थी, तो हालांकि उस वक्त ये इसलिए अजीब चीज थी क्योंकि कश्मीर एक रियासत अलग, जिसके राजा हरि सिंह राजा थे, और राजा हरि सिंह को ये फैसला करना था। उसमें यहाँ पे एक चीज हमें ये देखना चाहिए कि 1947 से पहले हिंदुस्तान पाकिस्तान सब एक था। 47 के बाद अब 2 टुकड़े हो गए, एक हिंदुस्तान एक पाकिस्तान, और तीसरा एक छोटा सा टुकड़ा कश्मीर। लेकिन कश्मीर एक आजाद रियासत, उसका कोई मतलब नहीं था, और कश्मीर अलग था बिल्कुल। तो वहां के राजा को तय करना था कि मुझे पाकिस्तान के साथ जाना है या मुझे हिंदुस्तान के साथ जाना है, और राजा हरि सिंह ने तय किया कि हिंदुस्तान के साथ जाना है। तो अब उसमें अगर जिन्ना ये जिद करें कि नहीं ये हमें चाहिए, जो जिसकी चीज है जब वो देने को तैयार नहीं है, तो आप उससे जिद करके या उससे जबरदस्ती नहीं ले सकते। और वही चीज हुई, राजा हरि सिंह ने कहा हम नहीं जाएंगे,
हालांकि राजा हरि सिंह शुरू में हिंदुस्तान के साथ भी नहीं आना चाहते, वो चाहते थे कि एक आजाद रियासत बनी रहे, लेकिन वो मुमकिन भी नहीं था। लेकिन तब हिंदुस्तान ने ऐसा कुछ नहीं किया कि राजा हरि सिंह को दबाव डाला जाए, फोर्स किया जाए, जुल्म किया जाए या अटैक कर दे, जैसे पाकिस्तान ने कबायलियों के जरिए हमला कराया। और वो हमला करा के कायदे से देखें तो पाकिस्तान ने बहुत अपने ही हिसाब से एक बड़ी गलती भी कर दी कि उकसाया, और उस वक्त उकसाया, फिर राजा हरि सिंह को लगा और उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे लिए तो हिंदुस्तान अच्छा है, और इसलिए उन्होंने हिंदुस्तान के साथ विलय किया। सर, राजीव शर्मा जी बोल रहे हैं कि इन आतंकवादियों को फंडिंग कौन करता है, क्योंकि पाकिस्तान के पास तो खुद खाने के लाले पड़े हुए हैं, वो आतंकवादियों को कैसे पैसे दे सकते हैं? देखिए, ऐसा नहीं कि पाकिस्तान के पास, ये हम लोग जो बताते हैं पाकिस्तान के खाने के लाले पड़े हुए सब कुछ चीज है। पाकिस्तान की आर्मी का बजट उठाइए, पाकिस्तान के डिफेंस का खर्च उठाइए, आज भी उतना ही है, बल्कि हर साल बढ़ता ही जाता है। तो पाकिस्तान के पास पैसे हैं, लेकिन वही है कि वो बम के लिए हैं, सेना के लिए हैं, आतंकवादियों के लिए हैं, उनको कश्मीर भेजने के लिए हैं, फंडिंग करने के लिए हैं। तो ये सारी चीजें हैं। हाँ, लोगों को रोजगार देने के लिए नहीं है, डैम बनाने के लिए नहीं है, सड़क के लिए नहीं है, बिजली के लिए नहीं है, पानी के लिए नहीं है। तो ये एक अजीब चीज है कि एक मुल्क वो खुद तय करता है कि मुझे तरक्की के रास्ते पे जाना है या सिर्फ जंगी सामान जुटाना है। तो हालात इसीलिए वहां के खराब, उनका डिफेंस का बजट इतना ज्यादा है कि बाकी चीजों पे जो बेसिक लोगों को सुविधाएं चाहिए वो नहीं है। तो फंडिंग बुरे कामों के लिए फिर पैसों की कमी नहीं है, वो पैसे मिल रहे हैं। फिर इसके अलावा कई और मुल्क हैं जो मदद करते हैं इन चीजों के नाम पे, कश्मीर के नाम पे, जिहाद के नाम पर, तो वहां से भी पैसे आते हैं। सर, अडोल्फ हिटलर का क्या अकाउंट है? पेड क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि स्टोन पेल्टर्स का क्या इलाज हो सकता है, इसका इलाज आर्मी कर सकती है या सिस्टम? स्टोन पेल्टर्स का क्या इलाज होता है, इस पे मैंने कल परसों भी आपसे बात की थी कि देखिए, सबसे बड़ी जिम्मेदारी आती माँ बाप की। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें इंडियन आर्मी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें बाकायदा उन्होंने कहा था कि ये कश्मीर में खासतौर पे माओं का बहुत बड़ा रोल होता है। वहां के जो बच्चे अपने माँ के बहुत करीब होते हैं बाप के मुकाबले। तो अगर हर माँ अपने बच्चों को समझाए, सही रास्ता दिखाए, तो शायद ज्यादा असर होगा। तो आज आर्मी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें बाकायदा कश्मीर के हर माँ से अपील की गई थी कि वो अगर उनके कोई बच्चे भटक गए हैं तो उनको वापस घर बुलाए, अगर उन्होंने हथियार उठा लिए हैं तो उनसे हथियार रखकर वापस मेन स्ट्रीम में लाएं, बल्कि सेना में भी भर्ती कर सकते हैं, और भी बहुत सारी स्कीम है। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करते हैं और हथियार हाथ में है उनके, तो फिर सेना के पास मजबूरी है, उनको मारने के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं है। तो ये अपील भी है, कोशिश भी है कि भटके हुए, ऐसे बहुत सारे लोग भटके हुए लौटे हैं। आपको याद होगा अभी हाल में ही एक जो ये 26 जनवरी परेड के दौरान एक को बाकायदा वीरता और वीर चक्र भी मिला था, जो एक कश्मीरी एक टेररिस्ट आतंकवादी बाद में सब कुछ छोड़कर उन्होंने सेना ज्वाइन किया, फिर शहीद हुए। तो ऐसी मिसालें भी हैं। तो वही है कि कश्मीर के माँ बाप का ज्यादा फर्ज है कि वो अपने बच्चों को इस तरह की चीजें से दूर रखें, उन्हें समझाएं और उन्हें मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश करें। सर, जयेश गढ़वी जी हैं, वो बोल रहे हैं सर, इमरान खान की आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके ऊपर आपको क्या कहना है? मैंने गढ़वी साहब शुरू में ही बोला था इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, उन्होंने ये कहा था कि अगर मुझे सबूत दिया जाए तो मैं कार्रवाई करूंगा। बड़ा एक सिंपल सा इसका ये है कि उनका ये था कि जो पुलवामा में अटैक हुआ, वो जो आदिल अहमद डार था वो लोकल कश्मीरी पुलवामा का रहने वाला है, तो वो हिंदुस्तानी है, तो हिंदुस्तान ने, इसमें पाकिस्तान का रोल नहीं है। लेकिन अब यहीं पे एक सवाल पलट के मैं कहता हूं कि डार ने जिस दिन ये किया, पुलवामा में सब कुछ हुआ, उसके कुछ घंटे के बाद ही जैश मोहम्मद ने बाकायदा प्रेस रिलीज जारी करके क्लेम किया था कि ये पुलवामा अटैक हमारा है, हमारे आतंकवादी ने किया। तो बेशक यहां से गाड़ी चलाकर सीआरपीएफ के जवानों के बस से टकराने वाला लोकल कश्मीरी था,
लेकिन उसको तैयार करने वाला कौन था? पाकिस्तान में बैठा जैश मोहम्मद था। वो जो कामरान गाजी, जो मास्टरमाइंड, जो आईडी का एक्सपर्ट, वो पाकिस्तानी नेशनल है। तो डार को ट्रेनिंग किसने दी? आईडी और ये सारी चीजों की उसने दी। और जब वो कल ऑपरेशन में मारा गया कामरान, तो फिर इसकी भी जो पुष्टि है वो किसने की? तो जैश ने माना कि हाँ, हमारा चीफ ऑपरेशन कमांडर मारा गया ऑपरेशन में। तो ये कहना है कि ये सिर्फ एक डार के नाम पे, अब सवाल ये कि डार तो एक मोहरा था। असली जो डार को टेररिस्ट बनाया, उसका ब्रेन वॉश किया, उसके साथ उसके हाथ से ये काम कराया, वो पाकिस्तान में बैठे हुए आकाओं ने कराया। उन्होंने अपने भेजे हुए कमांडर के जरिए ये सारी चीजें कराई। तो आप जैश मोहम्मद के इस क्लेम को नजरअंदाज कैसे कर सकते हैं कि पुलवामा अटैक हमारा काम है, और जबकि वो आपके बहावलपुर में पाकिस्तान में बैठा हुआ है? तो ये चीजें फिर जस्टिफाई नहीं होती हैं। आपको कायदे से, अच्छा ये भी पता है कि मसूद अजहर हो, हाफिज सईद हो, सैयद सलाउद्दीन हो, दाऊद इब्राहिम हो, ये लोग अच्छे लोग नहीं है, शरीफ लोग नहीं है, ग्लोबली टेररिस्ट डिक्लेयर हैं, किसी के ऊपर $10 मिलियन का इनाम है। तो ऐसे लोगों को तो अगर आपके सामने, तो उठा के कम से कम इतना तो कर सकते हैं अपना चेहरा छुपाने के लिए कि इन लोगों को जेल में ही डाल दीजिए। लेकिन ये खुलेआम घूमते हैं, रैलियां करते हैं, चुनाव में प्रचार करते हैं। तो फिर आपके इस बयान का कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ ये है कि शायद पाकिस्तानी फौज या आईएसआई के दबाव में ऐसे बयान दिए गए, वरना मुंबई अटैक के भी सारे डोजियर से लेके कसाब का स्टेटमेंट तक है, और कसाब कहाँ का है, किस जगह का है, किस गांव का, उसके माँ बाप कौन है, ये दुनिया को बताने की जरूरत नहीं, इसके सारे प्रूफ दिए जा चुके हैं। तो जब सारे इतने पुख्ता सबूत हैं, तो आज तक कसाब के बाद हाफिज सईद का क्या किया? कुछ नहीं किया। हाफिज सईद ने तो बल्कि उल्टे पाकिस्तान में आम चुनाव ही लड़ लिया था। तो इतने सारे पुख्ता सबूत देने के बाद भी कार्रवाई हुई नहीं, तो मुझे लगता है कि अब और सबूत देने के बाद भी होगा क्या? और आपको सबूत की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके मुल्क से ही बैठा हुआ एक शख्स प्रेस रिलीज जारी करके कह रहा है कि पुलवामा में जो कुछ हुआ वो जैश मोहम्मद ने किया, और बड़े गर्व से कह रहा है। तो इतना ही काफी, आपको फौरन उसको उठा के अंदर कर देना चाहिए। सर मुल्तान जी हैं, वो बोल रहे हैं कि यूएन में सर जब हिंदुस्तान पाक के आतंकवादियों को बैन करने के लिए करता है, तो चाइना अपना दोहरा मापदंड दिखाता है। वैसे वो भारत का दोस्त बनता है, लेकिन पीठ पीछे ऐसा करता है। इस पे आपको क्या कहना? वैसे भारत का दोस्त बनता है चाइना, ये मैं थोड़ा सा एग्री नहीं हूं, इसलिए कि चाइना कभी हमारा सच्चा और अच्छा दोस्त नहीं रहा। हाँ, बिजनेस करना उसको मालूम है, इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है, मिडिल क्लास यहाँ पे सबसे ज्यादा है जो शॉपिंग करते हैं, खरीदारी करते हैं, और चाइना के लिए एक बड़ा बाजार है भारत। तो वो आर्थिक तौर पर, इकोनॉमिकली वो नहीं चाहता भारत को खोना, तो बीच बीच में वो अपना कुछ दिखाता है। लेकिन वो हमारा शुरू से कभी अच्छा और सच्चा दोस्त नहीं रहा, जैसे रशिया रहा है। तो और उसका पाकिस्तान के साथ ज्यादा उसकी नजदीकी रही है। तो वो जब भी ऐसी चीजें होती हैं, इसी मसूद अजहर को लेके जब भी हमने कहा कि उसको ग्लोबल टेररिस्ट और इसमें शामिल करें, तो चाइना जो है वो हमेशा पीछे हट जाता है और कभी सपोर्ट नहीं करता हमारी इन चीजों का। हालांकि आज फ्रांस ने कहा है कि वो इसको मसूद अजहर के खिलाफ बाकायदा वो रेजोल्यूशन लाएंगे, और शायद यूएन और कहाँ जाएंगे। सर दीपिका तोमर जी हैं, वो बोल रहे हैं कि सर कश्मीर के मुसलमान बहक क्यों जाते हैं, क्योंकि कल जो आपने एक इस्लाम की परिभाषा बताई थी, उसके हिसाब से उन्हें समझ में क्यों नहीं आता? ये बड़ा मुश्किल है इस सवाल का मेरे लिए जवाब देना कि कश्मीर के मुसलमान बहक क्यों जाते हैं, क्योंकि ऐसा भी नहीं है। कश्मीर में मैंने एक चीज देखी है, मैं बहुत घूमा हूं कश्मीर। कश्मीर में लिटरेसी रेट बहुत अच्छी है। वहां पे लोग ज्यादातर, मतलब बहुत कम हैं जो शायद ना पढ़े लिखे हों, सब पढ़े लिखे हैं और अच्छी अंग्रेजी बोलने वाले लोग हैं। और एजुकेशन वहाँ मेन है, मतलब गरीब हों लेकिन उनको स्कूल जरूर भेजते हैं, फैसिलिटी भी है स्कूल कॉलेज की।
तो ऐसे पढ़े लिखे लोगों को अगर कोई इस तरह से ब्रेन वॉश करता है, भड़काता है, वर्गलाता है और वो इतनी जल्दी उसकी बातों में आ जाते हैं, ये मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों होता है। जबकि जो मैंने कल बताया था वो फिर आज मैं वही कह रहा हूं कि कश्मीर कायदे से उनका मुल्क है और कश्मीर हिंदुस्तान में तो हिंदुस्तान उनका मुल्क है। तो फिर वो अपने मुल्क, अपने देश के खिलाफ कोई भी चीज कैसे कर सकते हैं, जबकि वो जिस इस्लाम से आते हैं, जिस मुसलमान अपने आप को कहते हैं, तो उसमें तो इस्लाम में ये है कि आप अपने मुल्क से उतनी मोहब्बत करो जितनी आप अपनी आत्मा या रूह से करते हो। तो फिर आप उसके साथ धोखा कैसे कर सकते हैं? तो ये चीजें मुझे समझ नहीं आती कि इतनी आसानी से कैसे ब्रेन वॉश हो जाता है। और यही चीज मैं चूंकि कई बार ये सुना हूं, देखा हूं, बल्कि अफजल गुरु का जब मैं इंटरव्यू कर रहा था तब अफजल गुरु ने यही कहा था कि मेरा तब ब्रेन वॉश किया गया था मुझे इस्लाम और इसके नाम पे। और अफजल गुरु बीएससी मतलब और अच्छा स्टूडेंट, और बीएससी की डिग्री थी अफजल गुरु के पास। तो आप सोचिए कि पढ़ा लिखा इतना शख्स, लेकिन वो भी उनके बहकावे में आ गया। और जिस समझ से परे की चीज है कि अचानक इतनी जल्दी क्यों बहक जाते हैं, खासतौर पर इस्लाम और जिहाद के नाम पर। सर हरिओम चौबे हैं, ये बोल रहे हैं कि सर के ताली दो हाथ से बजती है। हो सकता है कि कश्मीरियों के साथ कुछ ऐसा होता हो जिसकी वजह से वो गुस्से में आके हथियार उठाते हैं। उस पर आपको क्या लगता है? नहीं, बीच में देखिए कई ऐसी खबरें आती हैं। अब जैसे मैं कल का एक एग्जांपल देता हूँ कि एक एनकाउंटर चल रहा था, यही जो कामरान और वो, कि पुलवामा से 14 किलोमीटर दूर घर में 3 आतंकवादियों के छुपे होने की खबर है, जिसमें 2 पाकिस्तानी हैं। वहां पे सेना, आपकी जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ, एसओजी, इन सब का कंबाइंड ऑपरेशन चलता है। और इसी बीच में कुछ नौजवान आ जाते हैं और सेना का रास्ता रोकते हैं, पथराव शुरू कर देते हैं। अब इस ऑपरेशन में एक सिविलियन की भी मौत होती है। तो कई बार जब ऐसे हालात होते हैं तो उसमें कुछ सिविलियन की भी मौत होती है और नुकसान होता है। कई ऐसे खबरें भी आती हैं कि हाँ सिविलियन को कुछ टॉर्चर किया गया। मैं इसको बिल्कुल इनकार नहीं करूंगा कि ऐसा नहीं है कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि कश्मीरियों के साथ टॉर्चर नहीं किया गया या उनके ऊपर जुल्म नहीं ढाया गया। लेकिन ऐसे कितने इंसिडेंट, इसका ये मत, अच्छा चलिए आपको इससे वहां से बाहर निकलता हूं। आप मुझे हिंदुस्तान के एक शहर का नाम बताइए, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, कहीं भी। हमेशा हम लोग कहते हैं पुलिस ने बड़ी ज्यादती कर दी, पुलिस ने उसको गलत उठा लिया, पुलिस ने उसके ऊपर झूठा केस लगा दिया है। कितने लोगों को, मतलब मैं अकेला ही कम से कम ऐसे 400-500 इंसिडेंट इस देश के, और जो मेरे पास ये फोन आते हैं और कई सिफारिश के भी कि पुलिस ये जुल्म कर रही है वो, तो ये होता है। और ये कहाँ नहीं होता है? तो जाहिर सी बात है जब पूरे देश में हो रहा है, लेकिन अगर दिल्ली में किसी के साथ हो रहा है, या मुंबई में हो रहा है, या कोलकाता में हो रहा है, या पटना में हो रहा है, चेन्नई में हो रहा है, तो वो हथियार तो नहीं उठा लेते हैं। और इसका मतलब भी नहीं है कि आप हथियार उठाएं, कानून अपने हाथ में ले। जुल्म हो रहा है तो ठीक है, हम उसकी लड़ाई लड़ेंगे, हम उसके लिए सही प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, हम अदालत जाएंगे, कोर्ट जाएंगे, नीचे वाला नहीं सुन रहा ऊपर तक जाएंगे। जिनको हम चुन रहे हैं, जो हमारे एमएलए हैं, जो हमारे मिनिस्टर हैं, जो चीफ मिनिस्टर, हम उन तक जाएंगे। वो नहीं सुन रहा तो दिल्ली में जो बैठे हुए होम मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर, हम उन तक जाएंगे। लेकिन ये हल नहीं है कि अगर 1-2 जुल्म हुआ तो हम सीधे हथियार उठा लें, हम आतंकवादी बन जाए। ऐसे तो फिर ना कोई देश रहेगा, ना समाज रहेगा, फिर तो जंगल राज होगा। तो मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि वहां पे ऐसे नहीं हुए होंगे, बिल्कुल हुए होंगे ऐसे इंसिडेंट, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने देश के खिलाफ खड़े हो जाएं, हथियार उठा लें, आतंकवादी बन जाए। तो इन चीजों से बचना चाहिए। और फोर्सेस और तमाम इनको भी कई बार बीच में बाकायदा इनको ब्रीफ किया जाता है कि ऐसे सिचुएशन में आपको आम सिविलियन से, आम आवाम से कैसे निपटना है उनको। और इसीलिए कई बार ज्यादा नुकसान सेना को भी और वहां पे बाकी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको उठानी पड़ती है, क्योंकि कई ऐसे हालात होते हैं कि आप गोली नहीं चला सकते,
आप पत्थर का जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि उससे और माहौल बिगड़ेगा और लोगों में नफरत पैदा होगी। तो वो भी बहुत मुश्किल हालात में काम कर रहे हैं। और कई बार ये होता है कि फोर्सेस के हाथ से भी गलत चीजें हो जाती हैं। लेकिन मेरा वही कहना है कि इसके लिए हल फिर ये नहीं है कि आप हथियार उठा लें। कानून अपने हाथ में लेना कहीं से भी किसी भी तरह से हम जस्टिफाई नहीं कर सकते। सर अमन सिंह बोल रहे हैं कि सर अलगाववाद और हुर्रियत के बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। हुर्रियत के बारे में मैं थोड़ी सी आपको एक, मैंने असल में जानबूझ के रोका हुआ है, क्योंकि ये जो पूरा पार्ट था इसको लेकर मैं हुर्रियत के बारे में और थोड़ी सी और इन डेप्थ आपको एक अलग से सुनाना चाहता हूँ। इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि अभी कुछ बोलूं और फिर वो बाद में बासी हो जाए। सर शमसवी जी पूछ रही है कि गौरव सावंत सर बाकी रिपोर्टर्स ऐसे एनकाउंटर वाली जगह पे जाके रिपोर्टिंग करते हैं, आप भी कई बार ऐसी जगह पे गए कि आप लोगों को डर नहीं? ऐसा नहीं, हम भी इंसान है, डर लगता है हालात से, लेकिन जिम्मेदारी है। और दूसरा पेशा यही है, ऐसी जगहों पे जाना, काम करना। और चूंकि आजकल तो हालात ऐसे खराब होंगे कि अगर कहीं इस तरह के ऑपरेशन होते हैं, इनकाउंटर होता है, तो दो चीजें होती है। एक इनकाउंटर एक वक्त खतरा होता है, और एक इनकाउंटर जब खत्म हो जाता है तब भी खतरा होता है। क्योंकि इनकाउंटर जब खत्म हो जाता है तो आजकल ये भी है कि जब टेररिस्ट और इन तरह के लोगों को लगता है कि अब वो फंस गए हैं, अब रास्ता नहीं है भागने का, मरना ही है, तो वो फिर ये जो RDX हो या बाकी बॉम्ब और ये सारी चीजें वो इस तरह से रखते हैं कि फिर बाद में कोई तलाशी हो या इस तरह का टाइमर फिक्स कर देते हैं कि ऑपरेशन खत्म हो गया, उसके बाद वो ब्लास्ट हो जाए। तो कई बार स्पॉट पे जो कुछ होता है पहले और बाद में भी, कई कई घंटे बाद भी एक सेम स्पॉट पे धमाका हो गया और उस चक्कर में कई लोग मारे गए, आम लोग भी मारे गए। तो रिस्क होता है, लेकिन काम है तो फिर वही वाली बात है कि जब आर्मी भी अपना काम कर रही है, पुलिस भी कर रही है, आप लोग भी अलग अलग फील्ड में अपना काम करते हैं, तो आपका फर्ज है, वैसे हम लोगों का फर्ज है कि जब जहां जैसे जरूरत होगी वहां जाना होगा, काम करना पड़ेगा। सर